नमस्कार दोस्तों। आज अपन फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर आयोजित हुआ है उसके आज आंसर की चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार जो पेपर आरपीएससी ने आयोजित करवाया है और मैं इस पेपर के आंसर की बताने से पहले आने वाले जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए इस पेपर को आप लोगों को आधार मान के चलना है। आने वाले सभी पेपर इसी तरह के बनने वाले हैं। अगर अपन उम्मीद करते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में हमें को कोई एग्जाम निकालना है तो इस तरह के पेपर ही आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। बहुत ही शानदार पेपर बनाया है। हालांकि कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको लगेगा कि सर पैर ही बिल्कुल क्वेश्चन का अलग ही जा रहा है। अपन एक एक करके इन सभी आंसर को देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, वुल्फ के नियम के अनुसार हड्डी यांत्रिक तनाव, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेस कहते हैं, कि कैसे प्रतिकूल होती है। देखो, एक मैकेनिकल लो दिया है और उस मैकेनिकल लो को किस नाम से जाना जाता है, वुल्फ के लो के हिसाब से। तो इसमें खनिज सामग्री और जो हड्डी का जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय जो महिला पदक विजेता है उनके दिनों के हिसाब से अपन को क्रम लिखना है। जैसे लवलीना बोरगोहेन ने कब मेडल जीता था, मीराबाई चानू ने कब जीता था और पीवी सिंधु ने। तो सबको पता है कि 49 किलो वेट ग्राम में आपकी वेट लिफ्टिंग में सबसे पहला मेडल किसको गया था, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सेकंड। ये सेकंड इसमें भी है और सेकंड इसमें भी है। उसके बाद में दूसरा जो मेडल आया था वो पीवी सिंधु के आया था। किसके आया था भाई, पीवी सिंधु के आया था। तो उसके बाद में अपन 2 पे किसको लेते हैं भाई, पीवी सिंधु को, और 1 पे लास्ट में लवलीना बोरगोहेन। जो आंसर क्या हो जाएगा अपने 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में मांसपेशी संकुचन के लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है, तो सबको पता है कि एसिटाकोलिन ये इसके लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद में निम्नलिखित भारतीय महिला एथलीट को उनकी उपलब्धि के महत्व के हिसाब से अपने को मिलाना है। और देखो, ये क्वेश्चन आपका है, ये डिलीट होने वाला क्वेश्चन है। ये क्यों डिलीट होने वाला क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा। नीलिमा घोष और मेरी डिसूजा, इन दोनों ने ही पहले ओलंपिक में भाग लिया था। ये दोनों ही एथलेटिक्स की खिलाड़ी रही है। उसके बाद में आरती शाह है, ये किसमें आपके मतलब एक तैराक है भारतीय, और कर्णम मल्लेश्वरी ने प्रथम पदक विजेता है, जो सिडनी ओलंपिक, जो 2000 का सिडनी ओलंपिक हुआ है उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। किसमें, भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग में। तो अब अपने को अगर डी में 1 है तो डी में 1 से 1 और इसमें है, और नीलिमा घोष पहली भारतीय महिला ओलंपियन है तो 1 में 2 आ जाएंगे, ये ए में 2। ओके। उसके बाद में मेरी डिसूजा। अब मेरी डिसूजा मेजर ध्यानचंद, मतलब मेजर नहीं है, ध्यानचंद पुरस्कार, और ध्यानचंद पुरस्कार जो पहली खिलाड़ी है विजेता उसका नाम है नीलिमा, सॉरी नीलिमा घोष नहीं, आपकी बास्केटबॉल की प्लेयर है, उनको सबसे पहले दिया गया था। तो अब ये इस तरह से इसका आंसर ये इसमें बैठेगा नहीं, इसमें 3 है यानी बी में 3 मेजर जो ध्यानचंद पुरस्कार। तो इस तरह से इसका कोई भी तुक नहीं बैठ रहा, आपस में इनके ऑप्शंस नहीं मिल रहे। उसके बाद में आगे चलते हैं। एक प्रशिक्षण किस हद तक उस कारक को मापता है जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया है। मूल्यांकन करने की इस प्रक्रिया को वैलिडिटी कहते हैं। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन रनिंग तकनीक की तकनीकी विशेषता नहीं है। तो अब अपने को देखना है कि इनमें से कौन सी रनिंग तकनीकी की विशेषता नहीं है। तो इसमें बी और डी इसकी विशेषता नहीं है। अपन देखते हैं। लैंडिंग पैर पंजे पे होती है, पैर से मतलब घुटना झुकाव में कम होता है, इसका जो झूलता हुआ मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। हिप एंकल के समय समर्थन उस पे होते हैं, और झूलते हुए पैर की झांग तेजी से उद्रोड़ की ओर जाती है। तो इसका एक बार को तो जो आंसर आने वाला है वो कौन सा है, आंसर नंबर 4। उसके बाद में हॉकी में फ्लिक क्या होता है। सब लोग जानते हैं कि हॉकी में फ्लिक क्या होता है, एक पुश जिसमें गेंद जमीन से
ऊपर उठती है। 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में एथलेटिक्स की निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता उसकी टाइमिंग विधि को सुशोभित नहीं करती? जो आपकी 10,000 मीटर है वो इसको नहीं आएगी, तो आंसर हो जाएगा 2। वॉलीबॉल की जो पुरुषों की जो नेट होती है उसकी ऊंचाई हमसे पूछी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर 2.43 मीटर। उसके बाद में हम आगे चलेंगे। कबड्डी में बोनस अंकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें क्या क्या है अपने पास? रेडर केवल एक बोनस अंक प्राप्त करता है तो उसे पुनर्जीवित किया जाता है। आंसर ये क्या हो जाएगा? ये कथन गलत हो जाएगा। तो ए वाला ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी ही हमारे लिए हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या नंबर है? 2 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में आगे चलेंगे। पेशेवर जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है उसमें मैचों जो मैचेस होते हैं उसमें सेट्स की जो अधिकतम संख्या वो कितनी है भाई? 5 है। आगे चलेंगे। टेनिस खेल में स्कोरिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो ड्यूस के बाद खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए लगातार 2 अंक है, ठीक है। एडवांटेज के बाद में खिलाड़ी हार जाता है तो उसको वापस, ये भी ठीक है। उसके बाद में सर्वर का स्कोरर हमेशा दूसरे स्थान पर घोषित किया जाता है, नहीं प्रथम स्थान पर घोषित किया जाता है। तो ए और बी इसमें ठीक है, तो केवल ए और बी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद में आधुनिक फुटबॉल में गोल निर्धारण के लिए जो कठिन निर्णय देने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो यह है वीडियो असिस्टेंस रेफरी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है वेट लिफ्टिंग के नियमों के अनुसार प्रतिभागियों द्वारा प्रविष्टियां प्राप्त करने के बाद प्रतियोगिताओं का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं भाई? वेरिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले वेरिफिकेशन करते हैं, तो वेरिफिकेशन इसमें है और वेरिफिकेशन इसमें। उसके बाद में ड्राइंग लॉट्स, तो ड्राइंग लॉट्स आ गया। फिर टेक्निकल कांग्रेस और वेट करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, तो आप सब लोग जानते हैं स्पोर्ट्स जेम कौन है भाई? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो पहले किस नाम से जाना जाता था? आपके राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में अपन सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। आपको पता है जो अर्पिंदर सिंह खिलाड़ी हैं वो किससे संबंधित है? आप सबको पता है कि वो एथलेटिक्स में ट्रिपल जंप करते हैं। ओके। उसके बाद में एच.एस. प्रणॉय, आप सबको पता है कि बैडमिंटन से है। उसके बाद में शिव थापा, कोई दिक्कत ही नहीं है। किन से है भाई? आपके मुक्केबाजी से। और अचंता शरद कमल किससे है? टेनिस से। तो 1 में क्या हो जाएगा? 2। तो 1 में 2 हो गया। उसके बाद में बी में हो जाएगा 4 और बी में हो गया 4। तो आंसर तो हमारा 3 निकल रहा है। और शिव थापा, ओके ओके, यहां इन्होंने मिस्टेक कर दी। तीसरा ऑप्शन यहां पे इन्होंने गलत कर दिया। ये क्वेश्चन भी आपका डिलीट हो जाएगा। उसके बाद में, और अभी तो फिलहाल इसका आंसर ये 3 मानेंगे, बाद में डिलीट हो जाएगा। उसके बाद में 3 या अधिक समूह की तुलना करते समय एसपीएसएस में एक तरफा अनुमा का प्रयोग प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये क्या करता है? ये निर्धारित करता है कि माध्यमिक में अंतर है या नहीं। तो ये 2 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। राजस्थान में ऊंट की सफारी के लिए किस ऊंट प्रजाति का उपयोग किया जाता है? पेपर है फिजिकल एजुकेशन का, ऊंटों के बारे में पूछा जा रहा है। कोई बात नहीं भाई, आंसर इसका 3 नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद में 1899 ओलंपिक में मैराथन दौड़ कहां समाप्त हुई थी? आप सबको पता है कि मैराथन दौड़ जहां से स्टार्ट होती है, एक पहला जो राउंड है वो हमेशा ट्रैक में होता है, जो अंतिम राउंड है वो भी हमेशा ट्रैक में होता है। तो ये जो आपका ये पेना नहीं है भाई, पैनाथोनिक जो ये पैन एथनिक जो स्टेडियम है एथेंस में, इसमें ये दौड़ समाप्त हुई थी। तो आंसर नंबर 3 इसमें आ जाएगा। उसके बाद में 2020-21 के आईओसी की सत्र में ओलंपिक खेलों के आदर्श वाक्य में क्या बदलाव किया गया था? तो सबको आपको पता है, एक शब्द जुड़ा था, उसका नाम था, उस शब्द का नाम था कम्युनिटर। क्या था भाई? कम्युनिटर शब्द जोड़ा गया था जिसका मतलब क्या है भाई? साथ साथ, आपके साथ साथ उसका वो था जिसका मतलब है। तो ये क्या हो गया? फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर और टुगेदर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, CTS, LTS, 4TS और आपके कम्युनिटर। आगे चलेंगे। खेल विश्लेषण में बिग डेटा शब्द का मतलब क्या आता है? एक बड़ी मात्रा में जब अपन डेटा विश्लेषण के लिए करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद में अगला है, कौन सा कथन सही नहीं है? 22वां सवाल है, अत्यधिक शोध किए गए विषय के बेहतर होते हैं।
नहीं। अत्यधिक शोध किए हुए विषय बेहतर होते हैं, ऐसा नहीं होता। एक विवादास्पद विषय के लिए औसत नहीं। किसी भी शोध विषय का चयन करते समय उससे परिचित होना और उसकी व्यवहार्यता मतलब फिजिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में हम आगे चलेंगे। शोध प्रक्रिया में पहला चरण क्या होता है, तो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो अपने को पता है कि भाई फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम होता है, तो आंसर नंबर 3 इसका हो जाएगा। आगे चलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में एक नया दस्तावेज खोलने के लिए चरण क्या रहेंगे भाई, तो आप सभी लोग को पता है कि सबसे पहले क्या है, फाइल को टैब पर क्लिक करेंगे तो पहला आ जाएगा सी, तो इसमें सी 2 में दिया हुआ है। दूसरा जाएगा न्यू पे क्लिक करना, तो बी मतलब CBA, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है रिदमिक और आपकी एरोबिक जिम्नास्टिक में संगीत आधारित प्रस्तुतियों के लिए क्या स्थापित किया जाना आवश्यक है, तो उसके लिए क्या है भाई, वायरलेस स्पीकर आवश्यक है। उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि शारीरिक शिक्षा की परिभाषाओं का मिलान करना है। तो आपको पता है कि चार्ल्स ए बूचर ने दिया था इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन, तो अगर इसमें क्या है भाई, संपूर्ण शारीरिक शिक्षा, तो मतलब बी में आ जाएगा 4, और बी में 4 कहां है भाई, 1 में। उसके बाद में अपने को पता है कि जेफ विलियमसन ने कहा था कि सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी, तो इसके लिए हो जाएगा सी में हो जाएगा 1, तो सी में 1, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता है ड्रेमेटियस वेकेलेस इसका प्रथम अध्यक्ष थे, जो 2 साल तक रहते हैं। आगे चलेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 2 ये इसका 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में ये यहां 4 में 4 ही आएगा ना, यहां 3 है और यहां पे 2 है, तो 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में जेम्स नाइस्मिथ ने किस वर्ष किस खेल का आविष्कार किया था, तो उन्होंने बास्केटबॉल का 1891 में आविष्कार किया था। उसके बाद में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, इसके बारे में अपने को बात करनी है। उसके बाद में गट्सवर्थ तो जर्मनी के आधुनिक शारीरिक शिक्षा के जनक के रूप में जाना जाता है, तो अपन आधुनिक शारीरिक शिक्षा के जनक के रूप में वहां पे जॉन बेनार्ड बेस्डो को भी पढ़ते हैं। उसके बाद में गट्सवर्थ की पुस्तक जिम्नास्टिक फॉर यूथ केवल प्रतिस्पर्धी खेलों पर जोर देती है, जो बात गलत है। इन्होंने की बुक थी जिम्नास्टिक फॉर यंग, और जो खेलों पे ज्यादा जोर देती है वो इन्होंने आगे एक बुक लिखी है गेम्स नाम से, जिसमें 105 मनोरंजन खेल के बारे में बात की हुई है। गट्सवर्थ का शैक्षिक दर्शन शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से बौद्धिक विकास को सख्ती से अस्वीकार करता, तो ये भी गलत हो, तो तीनों ही क्या हो गया, 1 2 3 सभी गलत है। हालांकि मुझे पता है इसका आंसर आरपीसी बहुत अलग मानेगी, हालांकि तीनों ही जो क्वेश्चन है, जो ऑप्शन है वो गलत है। उसके बाद में जापान में जो मीजी युग है उसकी पुनर्स्थापन में कैसे खेलों को प्रभावित किया, तो इसके परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक और तकनीकी का विकास होता है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के मुख्य फोकस क्या है, तो आप सभी को पता है कि खेलो इंडिया के 12 वर्टिकल्स है, और 12 वर्टिकल्स में पहला है महिलाओं के लिए खेल भी है, ग्रामीण जनजातीय खेल भी है, और आपके जो इंडिजीनियस गेम भी है केवल से, तो डी नहीं आएगा, डी कहां आ रहा है वो उसको काट दीजिए, डी यहां आ रहा है, डी यहां आ रहा है, इसको काट दीजिए, एबीसी मतलब यानी 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में प्राचीन खेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो केवल दासों को भाग लेने की अनुमति थी, नहीं, दास या फिर जो भी लोग बंधुआ मजदूर थे वो भाग नहीं ले सकते थे। उसके बाद में खेलों में महिलाओं का अधिकार पुरुषों के समान थे, बिल्कुल भी समान नहीं थे, महिलाएं ना भाग ले सकती थी ना देख सकती थी। उसके बाद केवल स्वतंत्र जो ग्रीक प्रवेश कर सकते थे, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से ग्रीस मतलब यूनान में जन्मा हुआ व्यक्ति इसमें भाग ले सकता था, तो तीसरा नंबर का सही हो जाएगा। और चौथा है खेल मनुष्य मतलब मनोरंजन के लिए नहीं थे बिल्कुल भी खेल, ये खेल एक तरह से धार्मिक उत्सव था, इनका बहुत महत्व था, जो यूनान के जो जीसस थे उनको ये समर्पित थे, तो बहुत इनका महत्वपूर्ण।
तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद में कौन सा साई की नेशनल स्पोर्ट्स जो कॉन्टेस्ट जो स्कीम है उसके अंतर्गत एक उप योजना नहीं है। तो रेगुलर स्कूल्स होता है, तो हाँ जो बच्चे इसमें शामिल हो उसकी रेगुलर स्कूल्स की व्यवस्था होती है। इंडिजीनियस गेम्स और मार्शल आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाता है। जब इंडिजीनियस की बात आ गई तो अखाड़ों को गोद लेना भी इसका पार्ट है। एक साई ट्रेनिंग सेंटर से ये स्कीम ही बहुत अलग है, तो ये तीसरा इसका भाग नहीं है और नहीं पूछा गया है। उसके बाद में क्या है भाई आगे का देखते हैं। निम्नलिखित में राजस्थान के निशानेबाजी में राजस्थान से जो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त है उनका अपने को करना है। तो सब डॉक्टर जो करणी सिंह है आप सभी लोग जानते हो, जिनके नाम से दिल्ली में करणी सिंह नेशनल शूटिंग रेंज भी है। इनको 1961 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सबसे पहले तो आगे 4 ओके। उसके बाद में इन्हीं की ही पुत्री थी या इन्हीं की ही वहीं बीकानेर से थी, तो उनको 1968 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त होता है। तो 1968 में तो डी के बाद में आ गया ए, तो 2 में ये है। उसके बाद में तीसरा है 2003 में अपने जो राजस्थान के खेल मंत्री है श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, जो डबल ट्रैप में इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता हुआ है। उनको 2003 में क्या मिला है भाई, अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। तो फिर उसके बाद में आ जाएगा बी, तो इसके बाद में आ गया बी। और लास्ट में अपूर्वी चंदेला, जिसको मेरे हिसाब से 2016 में या 19 में मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा 2, इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में है हमारे व्यक्तित्व के सबसे महत्वपूर्ण मतलब हमारे व्यक्तित्व के सबसे अधिक महत्वपूर्ण मूल स्तर को क्या है, तो वो इसका आंसर 1 हो जाएगा, साइकोलॉजिकल कोर या साइकोलॉजिकल केंद्र इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में वृद्धि और विकास के बारे में कौन सा कथन सही है, तो वृद्धि गैर नियंत्रक है। हाँ बिल्कुल भाई, गति हमेशा निरंतर नहीं चलती रहती, गति एक समय के बाद में जाके रुक जाती है, तो ये ऑप्शन है वो सही है। उसके बाद में विकास प्रगतिशील और अनुक्रमिक होता है, बात तो ये भी सही है कि विकास प्रगतिशील और अनुक्रमिक होता है। वृद्धि पिछली या नई अधिगम को प्रभावित होती है, बिल्कुल सही है। विकास की दिशा हमेशा सकारात्मक होती है, नहीं, विकास नकारात्मक भी हो सकता है। डेवलपमेंट ऑल्सो नेगेटिव भी हो सकता है। तो 1 2 3 किसमें है भाई, 1 2 3 पहले में है, तो आंसर 1 इसका सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से चिंता की विशेषता नहीं है। घबराहट होती है, चिंता होती है, आशंका होती है, प्रिय घटनाएं, मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये तो पॉजिटिव बात है, तीनों नेगेटिव बात है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में उच्च सेंसेशन सीकिंग या सेंसेशन सीकिंग वाले व्यक्तित्व का जो मुख्य विशेषता क्या होती है, तो ये भाई सब रोमांचक भरे हुए रहते हैं और ये नए अनुभवों की इच्छा रखते हैं, इनको किक चाहिए होती है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद में शारीरिक क्रियाकलापों में वृद्धि, असफलता का डर, उपयुक्तता की भावना, नियंत्रण की हानि, अपराध बोध ऐसे कारक हैं जो खिलाड़ी की चिंता कब पैदा करते हैं। ये सारी चीजें कब होती है, जब हम किसी भी कंपटीशन में भाग लेने से पहले ये सारी चीजें होती है, तो कंपटीशन के भाग लेने से पूर्व इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। उसके बाद में 41 जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि आंतरिक जो इंट्रिंसिक और बाह्य जो प्रेरणा के बीच में मुख्य अंतर क्या है, तो आंतरिक जो अभिप्रेरणा है वो बाहरी पुरस्कारों से गलत हो जाएगा, आंतरिक ट्रॉफी से ये भी गलत हो जाएगा, आंतरिक प्रेरणा व्यक्तित्व के आनंद व्यक्तित्व से जबकि बात, तो ये ऑप्शन नंबर इसका 3 इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल जो मोटिवेशन होती है ये अपने आनंद के लिए होती है, अपने खुद की अभिव्यक्ति के लिए होती है, और जबकि जो बाहरी अभिप्रेरणा होती है वो किसके लिए होती है, ये पुरस्कार जो भी दंड वगैरह इनके लिए होती है। उसके बाद में निम्न में से क्या विनर के मूल आरोपण के वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है, जो विनर की जो चीजें थी उसमें नहीं है, तो स्थिरता यानी स्टेबिलिटी थी, नियंत्रणता स्थान मतलब लोकस ऑफ कंट्रोल भी था, और लोकस ऑफ कैजुअलिटी भी था, लोकस ऑफ एटीट्यूड इसका नहीं था। इसमें क्या होता है, अपोजिट चीजें होती है, जैसे स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी, नियंत्रण मतलब कंट्रोलेबिलिटी और अनकंट्रोलेबिलिटी, और वैसे ही आपका लोकस ऑफ कैजुअलिटी का मतलब है आपके इंटरनल और एक्सटर्नल कैजुअलिटी। तो बहुत बढ़िया पेपर बनाया, मतलब नेट के लेवल का ये पेपर है। उसके बाद में सोमेटोटाइप के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो एंडोमॉर्फिक को अपन क्या कहते हैं, जो एंडोमॉर्फिक होता है वो जो मोटा आदमी होता है उसको बोलते हैं विस्रोटोनिन, तो ये तो भाई सब गलत हो गया। फिर है मीसोमॉर्फिक मध्य वाला, खिलाड़ी की प्रवृत्ति का, उसका मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो क्या है बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड को बोलते हैं सोमेटोटोनिन, तो ये भी गलत हो गया। और एक्टोमॉर्फिक यानी बिल्कुल पतला और लंबा वाला, तो इसको सेरेटोनिन बोलते हैं, ये सही है। तो केवल 3 सही है, तो आंसर नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। उसके बाद में नीचे दिए गए 2 कथनों को
करें। सबसे बाह्य विनियमन बाह्य प्रेरणा का उच्चतम रूप है, ये गलत हो गया, उच्चतम रूप नहीं है। उसके बाद में बाह्य नियमन पूरी तरह से पुरस्कार और बाधाओं जैसे उस पर नियंत्रित होता है, तो ये तो बात सही है। तो पहला गलत है, तो पहला गलत, पहला गलत, पहला गलत, 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में प्रेरणा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बाह्य प्रेरणा से तात्पर्य है कि ऐसे व्यवहार जो बाह्य पुरस्कार से प्रेरित होते हैं, सही चीज है। आंतरिक प्रेरणा जब आप किसी गतिविधि को शुद्ध आनंद के लिए करते हैं, बिल्कुल सही है। आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक शब्द लैटिन शब्द, बिल्कुल लैटिन शब्द ही है, लेकिन इंट्रिंसिक शब्द से नहीं है, इंट्रिकस शब्द से है, जिसका मतलब है अंदर की ओर, तो ये गलत हो जाएगा। तो ए और 2 सही है, तो इसका 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में आगे चलेंगे, शारीरिक शिक्षा और खेल विभाग के लिए प्रचार प्रसार का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो पहला ऑप्शन है विज्ञापन प्रचार प्रसार नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये सुनिश्चित करना है कि उसके कार्य उपलब्धियां स्वयं बोले। हाँ, हम भी अब यही चाहते हैं, जो उपलब्धियां आपका प्रचार प्रसार करती है उससे मतलब अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, कमांड विधि को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है कि प्रत्यक्ष या डायरेक्ट विधि भी कहते हैं, कि मैं आपको कमांड दे दिया, अब आपको उसके विपरीत कुछ भी प्रतिक्रिया करनी है। उसके बाद में अगला है, निम्न में से कौन सा बजट तैयार करने का तरीका नहीं है? तो पारंपरिक दृष्टिकोण है, लाइन में जो आइटम, तो ये अप्रोच तो चलती है। योजना बनाना, प्रोग्रामिंग करना, बजटिंग करना, उनका मूल्यांकन करना, तो ये भी एक तरीका है। परफॉर्मेंस आधारित, ये भी एक तरीका है, लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग है, जिसमें पुराने बजट को शून्य मानकर नया बजट बनाया जाता है। तो ये एक तरीके का प्रकार है, ना कि एक अप्रोच है, या फिर अपन को बजट तैयार करने की विधि नहीं है। तो इसका आंसर नंबर 4 होना चाहिए। आगे है 49वां 49 क्वेश्चन है, सर्वे दृश्य सहायकों का उपयोग के लिए सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले भाई, जो भी सर्वे दृश्य जो है सहायक साधनों का उचित चयन, ओके कर लिया आपने। चयन करने के बाद में उचित समय पर स्थित सहायकों का उपयोग में ले, बिल्कुल सही है। उसके बाद उपयोग से पूर्व उपकरणों की जांच परख कर लें। तो सबसे पहले क्या हो गया? पहला हो गया, उसके बाद में दूसरा ए हो गया, उसके बाद में तीसरा ये हो गया, तो उसके बाद में क्या हुआ भाई? सी, उसके बाद में सी के बाद में ए, उसके बाद में डी और बी। 3 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में निम्न को विशेष पाठ योजना के आधार पर सही लगाइए। तो सबसे पहले आते हैं आपकी अटेंडेंस होती है, बिल्कुल होती है। अटेंडेंस के बाद में आप क्या करते हो भाई? मौलिक कौशल का प्रदर्शन करते हो या मौलिक कौशल का सिखाते हो? तो एक बार इंग्लिश में देखना पड़ेगा, इंग्लिश हमने इसमें उपयोग में ली नहीं है। कौशल को सिखाना, विघटन करना, मतलब एक फर्स्ट पे आएगा और सेकंड 4 पे आएगा, तो एकमात्र ये ऑप्शन है। तो ये क्या हो जाएगा भाई? इसका 2 नंबर सही सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, लीग टूर्नामेंट में यदि कुल संख्या 6 है तो कितने मैच होंगे? भाई 6 है तो कितने होंगे? तो ये क्या कितने हो गए भाई? और इसमें भी भाग कितने का देना है भाई? 2 का, तो ये कितने आ गए भाई? 15। एक आंसर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में विद्यार्थी वर्गीकरण की विधि नहीं है, कोजेन विधि भी है, वाइमसीय विधि भी है, अटलांटा नगर मतलब अटलांटा सिटी मेथड कौन सा आ गया? अटलांटा विधि तो है, और एक इंडियन मेथड भी है, तो ये इन दोनों के बीच में से आंसर मानेगा। मेरे हिसाब से इसका 4 जो आंसर है वो सही मानना चाहिए। उसके बाद में यदि नॉकआउट प्रतियोगिता है तो टीमों को 19 है तो कितनी बाई दी जाएगी? तो आपको पता है, तो 19 से बड़ी संख्या कितनी है? 32। तो ये माइनस करते कितने आ जाएंगे? 13। तो कितनी बाई हो जाएगी भाई? 13 बाई हो जाएगी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चैलेंज प्रतियोगिता नहीं है? तो लेडर है, मतलब लेडर इस तरह का होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हराते हुए ऊपर पहुंचता है, तो ये तो है। बैगनाल वाइल्ड टूर्नामेंट एक प्रकार का आपका जो नॉकआउट टूर्नामेंट का एक प्रकार है। ब्रिज भी है, बिल्कुल ब्रिज इस तरह से आपके ब्रिज बनता है, तो ये यहां से यहां तक टॉप पे पहुंच सकते हो। कोब है, मतलब मकड़ी का जाला जैसे ही बनता है, कि जैसे आप ये यहाँ पे टॉप खिलाड़ी है और यहाँ से धीरे धीरे कोई आदमी जीतते हुए यहाँ पहुंचता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में सांत्वना प्रकार की विशेषता नहीं है। अभी विशेषता क्या है? मतलब सभी टीमों को एक दूसरे के खिलाफ खेलना होता है क्या? ये बात सत्य नहीं है। सभी टीमों को अंतिम चरण तक जाने का मौका प्राप्त होता है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। सभी टीमों को कम से कम 2 बार खेलने का मौका मिलता है। हाँ, सांत्वना दे रहे हो तो कम से कम एक बार हारने के बाद में वापिस एक बार उसको खिलाएंगे।
उसमें केवल जीतने वाली टीम को पुनः खेलने का मौका मिलता है, ये भी गलत है। तो आंसर नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में है कौन सा प्रशिक्षण काल उच्च मात्रा लेकिन मध्यम तीव्रता की वो रखता है? तो ऐसी है भाई तैयारी काल, ये आपके प्रिपरेटरी फेज की ये विशेषता रहती है। इसमें क्या कह रहा है? उच्च मात्रा, प्रशिक्षण की उच्च मात्रा लेकिन मध्यम तीव्रता। ओके। उसके बाद में है खेल प्रशिक्षण सत्रों की संरचना का उद्देश्य हासिल करना है। भाई आपके जितने भी चयनित खेल है उसमें अधिकतम जो आप ट्रेनिंग दे रहे हो उसका इफेक्ट देखना ही क्या है आपकी, उसकी उद्देश्य होता है। उसके बाद में निम्नलिखित कौन सा सही है? मेसो चक्र 30 सप्ताह का होता है, बिल्कुल सही है। सामान्य तैयारी और प्रतियोगिता काल में एक से अधिक मेसो चक्र होता है, सही है। संक्रमण चरण में केवल एक मेसो चक्र होता है, सही है। तो सारे ही सही हो गए। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? 4 इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। खेल प्रशिक्षण में भार प्रशिक्षण की विधियां क्या क्या है? तो भार आप कैसे दे सकते हो? लीनियर भी दे सकते हो, चरण बाई चरण भी दे सकते हो, डेंसिटी ओके, और संक्रमण विधि ओके। ये कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रेनिंग लोड इन स्पोर्ट्स। अगर आप किसी भी व्यक्ति को अगर लोड दे रहे हो तो एक लीनियर मेथड पे आप दे सकते हो कि धीरे 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 उसको बढ़ा सकते हो, ये भी आ सकता है। फिर एक स्टेप बाय स्टेप यानी स्टेप मेथड भी है कि यहां तक यहां एक देना फिर धीरे धीरे बढ़ाना, ये भी हो सकता है। फिर है एक घनत्व विधि, डेंसिटी मेथड। डेंसिटी मेथड का मतलब होता है कि आप उनके जो लोड दे रहे हो उनके बीच में कितना गैप है। या फिर संक्रमण विधि, तो 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा। तो 1 और 2 इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता पूर्व मेसो चक्र में की विशेषता है? ओके। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री कंपटीशन मीसो साइकिल। तीव्रता बहुत अधिक होती है जिसके अनुसार मात्रा कम होती है। इंग्लिश में देख लेते हैं। ट्रेनिंग इंटेंसिटी इज वेरी हाई और लो वॉल्यूम, ठीक बात है। उसके बाद में इन लास्ट 1 और 2 सेल बिकॉज द कंपटीशन ट्रेनिंग लोड इज ड्रास्टिकली रिड्यूस, सही है। उसके बाद में इन लास्ट 1 और 2 माइक्रोसाइकिल बिफोर कंपटीशन लोड इज इंक्रीज। तो ये 2 बात तो सही है, 1 और 2। तो 1 और 2 यानी 1 नंबर जिसका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सा प्रशिक्षण एक दूसरे चरण की विशेषता नहीं है? ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी प्रशिक्षण के दूसरे चरण की विशेषता नहीं है? फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड फेज ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग। तो उसके बाद में हाई वॉल्यूम टेक्निकल ट्रेनिंग देना, ठीक है। वेरी लेस मूवमेंट करेक्शन, तो सेकंड चरण में तो अपन करेक्शन करते हैं, तो ये इसकी विशेषता नहीं रहेगी। उसके बाद में प्रशिक्षण में आइसोकाइनेटिक जो मेथड है वो जे पेरिन ने दिया था 1968 में। इसमें स्पीड को सेम रखा जाता है। उसके बाद में प्रशिक्षण सत्र मैच के बाद में खिलाड़ी को ठीक होने में मतलब कूल डाउन कितना चलता है, तो वो 15 से 30 मिनट के आसपास का वो उसमें समय होता है। आगे है निम्नलिखित कारकों को ऊपर से नीचे तक के क्रम में लगाइए। ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग्स में आप इसको पढ़ते हैं कि भाई क्या है। सबसे पहले स्टेप क्या है ट्रेनिंग का? सबसे पहले आप उसको फिजिकल ट्रेनिंग देते हो 1 नंबर पे। फिजिकल ट्रेनिंग देने के बाद में आप उसको टेक्निकल ट्रेनिंग देते हो, 2 नंबर हो गया। फिर आप मनोवैज्ञानिक या मेंटल ट्रेनिंग देते हो और फिर चौथे नंबर पे देते हो उसको टेक्निकल ट्रेनिंग। तो डी 1 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद में आपका बी आ जाएगा, ओके। उसके बाद में आपका आ जाएगा सी। तो आपके 3 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में आगे चलते हैं। क्वेश्चन है रिकवरी चरण के दौरान प्रशिक्षण के बाद में प्री ट्रेनिंग स्तर पर समाप्त नहीं होती बल्कि उससे ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता होती है ये सुपर कंपनसेशन की होती है। उसके बाद में लाल रक्त कोशिकाओं का जो दूसरा नाम है उसको इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं, ये डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, और थ्रम्बोसाइट कहते हैं प्लेटलेट्स को। मोनोसाइट एक प्रकार की आपकी ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी का ही एक पार्ट है। उसके बाद में कंकाली मांसपेशी की सूक्ष्म संरचना के बारे में कौन सा कथन सही है?
प्रत्येक गहरे रंग के लाल ए बैंड के एक के अंदर हल्का क्षेत्र होता है, सही है। एच जोन केवल तभी दिखाई देता है जब मायोफाइबर होता है, सही है। एच जोन के बीच में गहरी रेखा होती है जो जेड लाइन के कहा जाता है, नहीं इसको एम लाइन कहा जाता है, ये बात गलत है। तो 1 और 2 इसमें सही है, तो एक आंसर हो जाएगा। आगे है 68 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्थिति विनियमन तंत्र के संबंधित नहीं है? तो इसको अपन क्या कहते हैं, 4 नंबर द रेगुलेटरीज का सही आंसर वो जाएगा। आगे चलते हैं, मांसपेशी संकुचन में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में कौन सा कथन सही है? कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से बंधे होते हैं, ओके। न्यूरॉन्स एक्स्ट्राकुलाइन जारी करता है जो मांसपेशी कोशिकाओं जेल में खोलते हैं, ओके। सोडियम मांसपेशी प्रवेश करता है, इस स्लाइडिंग में दौरान प्रत्येक तंतु साथ और बढ़ते हैं। इंग्लिश का वर्जन देखते हैं इसको। तो इसके तीनों ही 1 और 2 3 और ये तीनों ही सही हो जाएंगे। उसके बाद में है निम्नलिखित में क्या क्या वसा कोशिकाओं के कार्यों में शामिल है? तो स्टोर, इंसुलेशन, प्रोटेक्शन, रिट्रैक्शन के अलावा सारे शामिल है। तो डी किस किस में है, वो आंसर गलत हो जाएगा। 1 तो आपका सही है, तो ए बी सी इसमें सही हो जाएगा, डी इसका पार्ट नहीं है। उसके बाद में है शरीर की स्थितियों का वर्णन करते हुए उपयोग किए जाने वाले शब्दों के बारे में लिखिए। प्रोक्सिमल का होता है शरीर से दूर नहीं, पास में होता है, तो ऑप्शन जो 1 है वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उधर यानी ये सही है, और पैरों के नजदीक भाग भी ये आपका सही है। जो कोडल भाग होता है वो पैरों के नीचे होता है, और इधर एक दूसरा भाग होता है सेप्लस। उसके बाद में अपन बात करें तो 2 और 3 इसका सही हो जाएगा, तो केवल 2 में ही ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। उसके बाद में निम्न कथनों में से कौन सा मानव मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? मस्तिष्क मानव शरीर का एक अंग नहीं समझा जाता, तो बात तो यहीं से हो गई, अंग है बिल्कुल, एक बहुत प्राइमरी अंग है, तो ये बात सही हो जाएगी। उसके बाद में जब एटीपी हाइड्रोलाइज और अवक्रमित होकर एडीपी बनता है तो मुक्त क्या होते हैं भाई? मुक्त होती है 7.3 किलो कैलोरीज ऊर्जा या मोल इसमें होती है। उसके बाद में आगे चलेंगे अपन, प्रशिक्षण के दौरान उच्च तीव्रता व्यायाम और मांसपेशी द्रव्यमान को बढ़ाने के लिए एथलीट को उपलब्ध सबसे प्रभावी पोषक क्या है? तो इसको क्रिएटिन है। कई सारे जिम वाले भी क्रिएटिन लेते हैं, वो इसी कारण से लेते हैं। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मांसपेशी संकुचन को ट्रिगर करने वाले कैल्शियम के स्राव के लिए जिम्मेदार है? तो आपके मेरे हिसाब से टी ट्यूबुलस प्रणाली इसमें आंसर होना चाहिए। हालांकि वो सार्कोलेमा भी मान सकता है, लेकिन इसकी संभावना ज्यादा है। उसके बाद में यदि कोई व्यक्ति रोग मुक्त हो उसे स्वस्थ माना जाता है, तो ये किस प्रकार की होगी? बायोमेडिकल अवधारणा हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में आगे चलते हैं अपन, संक्रामक रोग रूबेला और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको सबको पता है, मीजल्स या खसरा के नाम से भी इसको जानते हैं। उसके बाद में निम्नलिखित में कौन सी बॉडी मास इंडेक्स के बारे में उसकी परिसीमा है, लिमिटेशन है? तो लिमिटेशन क्या है? ये वसा और मांसपेशी का जो द्रव्यमान होता है उसके बीच में अंतर नहीं कर पाती, तो 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा अमीनो एसिड कोशिका की मात्रा को बढ़ाता है, कोशिका जल योजन को अनुकूलित करता है? तो ये कौन करता है भाई? ग्लूटामाइन ऐसा अमीनो एसिड करता है। 80 नंबर का क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एल्वेलाई श्वसन झिल्ली को पार कर गैसों का आदान प्रदान होता है उसको क्या कहा जाता है भाई? फुफ्फुसीय विसरण या पल्मोनरी डिफ्यूजन उसको कहा जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पाचन नली में कैल्शियम को अवशोषण के लिए सहायक करता है? तो अपन ऐसा विटामिन डी में देखते हैं। उसके बाद में आर्गोमीटर साइकिल पर 35 मिनट का अल्पकालिक गहन व्यायाम मस्तिष्क के ग्लूकोज को लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसमें आंसर उन्हीं के ऊपर है, क्योंकि तो रिसर्च का डेटा है। मेरे हिसाब से ऑप्शन 3 इसमें सही मानना चाहिए, हालांकि 1 भी हो सकता है, लेकिन 3 मेरे को लग रहा है इसका मानना चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, किशोर पारंपरिक जो ये वाली जो चीज है, ये इसका आंसर हो जाएगा।
अपन सीधा आंसर इस वजह से लेना कि बहुत जल्दी ये खत्म हो जाए। मानव विकास सूचकांक HDI ये क्यों होती है भाई? ये बुनियादी मानवीय क्षमताएं और दीर्घायु ज्ञान या जीवन स्तर को देखती है या मापती है। तो आंसर नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में इरिथ्रोपोइटीन EPO के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? रक्त डोपिंग में आता है, बिल्कुल सही है। ये अस्थि में जब लागत को उत्तेजित करता है, ठीक है। ऑक्सीजन की कम आंशिक को उत्पादन कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात गलत हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन के कम आंशिक दबाव में इसके ऊपर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। उसके बाद में निम्नलिखित में से किसे मनोरंजन का एक प्रकार नहीं माना जाता? तो भाई जुआ खेलना कब मनोरंजन हो गया? जुआ खेलना एक तरह से इलीगल गतिविधि है। उसके बाद में मनोरंजन की कौन सी विशेषता इस बात पर जोर देती है कि किसी प्रकार के व्यक्ति के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए? तो गैर जीवित रहने वाले व्यक्ति के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई। अनेक अनुभव का सार है कि जिसके माध्यम से व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से आनंद लेता है। ये इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं भाई? रिक्रिएशन या मनोरंजन कहते हैं। तो 88 में क्या आ जाएगा? मनोरंजन आ जाएगा। उसके बाद में बिब्लियोथेरेपी निम्नलिखित में किस प्रकार का मनोरंजन है? तो ये एक प्रकार का चिकित्सीय प्रकार का मनोरंजन है। संपूर्ण रात्रि मनोरंजन शिविर आयोजित करने की अवधि क्या होती है? संपूर्ण रात्रि, द ड्यूरेशन ऑफ ओवरनाइट रिक्रिएशन कैंप्स आर, क्या होता है भाई? अगर आप किसी भी कैंप को लेते हो तो 24 घंटे, 18 घंटे, 15 घंटे। संपूर्ण रात्रि मनोरंजन शिविर आयोजन करने की अवधि क्या होती है? ये देखना पड़ेगा कि अपन इसमें बोर्ड अपना 12 घंटे मानता है या 15 घंटे मानता है या क्या मानता है। 24 घंटे तो एक पूरा दिन ही हो जाता है। तो मेरे ख्याल से जो आंसर है वो 15 घंटे के आसपास इसको होना चाहिए। उसके बाद में कैंप प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? कैंप काउंसिल निर्वाचित निकाय जिसमें कैंप ओके, कैंप निदेशक कैंप कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार प्रमुख होता है, ये भी बात ठीक है। कैंपर द्वारा नियमों के विरुद्ध उल्लंघन को कैंप को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें तो सारे ही ठीक लग रहे हैं। कैंप काउंसिल निर्वाचित निकाय जिसका काम कैंप के निदेशक की सहायता करना है, कैंप निदेशक कैंप के लिए जिम्मेदार है। तो ये सारी बातें क्या है भाई? सही हो जाएगी। तो 4 नंबर ठीक है। उसके बाद में अगला, निम्नलिखित में आधुनिक कैंपिंग का जनक कौन है? तो सब जानते हैं कि थॉमस हिरम होल्डिंग आधुनिक ओलंपिक इसके कैंपिंग के जनक है। उसके बाद में मनोरंजन और अवकाश एक दूसरे के पर्याय हैं। जो लीजर या जो आपका लेजर है, इस शब्द का जो लैटिन शब्द है, जो इसका मतलब है मुक्त होना, टू बी फ्री। उसके बाद में कैंपिंग कोई निशान नहीं छोड़ना, इसका मतलब क्या होता है? लीव नो ट्रेस इन कैंपिंग का मतलब है कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करके आए जिससे अपना नाम खराब हो, वहां की कि कुछ ना कुछ गंदगी छोड़ के आ रही है, ये सारी चीजें वो नहीं होनी चाहिए। साइट को बिना किसी नुकसान अथवा गंदगी के छोड़ के आना। तो इसका 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए खेल, आप सबको पता है 1975 में पिछली बार की फर्स्ट ग्रेड में भी यही क्वेश्चन सेम ऐसा कैसा पूछा गया था। उसके बाद में 96 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अष्टांग योग यम नियम का बुनियादी अनुशासन ढंग नहीं है? अहिंसा का मतलब होता है किसी को नुकसान न पहुंचाना, बात सही है। असत्य का मतलब चोरी करना नहीं होता है, चोरी न करना होता है। अपरिग्रह का मतलब होता है स्वत्व वियोग, तो ये भी बात गलत है। और सत्य का मतलब बेईमानी से बचना। तो 1 और 4 इसमें। अच्छा क्या पूछा है? मेल नहीं खाते हैं। तो भाई साहब 1 के अलावा 2 3 4 2 3 4 मेल नहीं खाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हर शिविर के लिए आवश्यक उपकरण के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? तो टेंटिंग गियर भी लेके जाओगे आप, किराने का सामान, स्वच्छता आवश्यकता, अग्निशमन यंत्र आप उसमें आवश्यकताओं में नहीं है, हर आवश्यक उपकरण के साथ। सैनिटाइजेशन रिक्वायरमेंट, ओके ओके ओके, इसको अपने को एक बार वापस देखना है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हर शिविर के लिए आवश्यक उपकरण के लिए सूचीबद्ध नहीं है? टेंटिंग गियर तो तुम लेके जाओगे, किराने का सामान भी चलो लेके चलेंगे। स्वच्छता आवश्यकता क्या होती है? जैसे सैनिटाइजेशन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर, ओके। अग्निशामक यंत्र, आग बुझाने वाला यंत्र भी एक तरह से महत्वपूर्ण ही होता है कि अगर आप कैंपिंग में जा रहे हो
और वहां पे कुछ इस प्रकार की। तो इसका आंसर स्वच्छता आवश्यकता, क्योंकि वहां पे स्वच्छता आवश्यकता अपने, तो ये मानना चाहिए। हालांकि ये कैंपिंग वो मान सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अग्निशमन यंत्र उसका पार्ट होना चाहिए। अब ये 3 और 4 में से क्या मानता देखते हैं। उसके बाद में उस पुस्तक का नाम चुने जिसे महर्षि पतंजलि, तो आप सबको पता है योग सूत्र, जो आपके 1947 बीसी में आपके महर्षि पतंजलि ने लिखी थी। निम्नलिखित में कल्बों का उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो धन जुटाना कल्बों का उद्देश्य नहीं होता है। उसके बाद में योगी किस तरह से सामान्य प्राणियों से अलग दावा करते हैं, तो वह केवल मन की शक्ति से बाहरी साधनों पर निर्भर हुए बिना ऊर्जा को आकर्षित करने का ऑप्शन इसमें सुटेबल बैठता है। 101वां क्वेश्चन है, कौन सा संस्कृत शब्द जिसका अर्थ है बंद या सील, जो हाथों की स्थिति को दर्शाता है, तो हाथों की ओम का या तो इस तरह की जो चीजें होती है ये मुद्रा में आती है। उसके बाद में है कौन सी मुद्रा हृदय मुद्रा के नाम से जानी जाती है, तो अपान वायु मुद्रा को अपन हृदय मुद्रा के नाम से जाना जाता है। पवन मुक्तासन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, मांसपेशियों की ताकत, लचीलापन, पाचन बढ़ाना और हाथों को विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना, जोड़ों को वर्कआउट करना। तो इसका आंसर हो जाएगा पाचन प्रक्रिया को बढ़ाना और हाथों को विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना। उसके बाद में है निम्नलिखित में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो कपालभाति ललाट खंड फेफड़ों की शुद्धि के लिए होता है, बिल्कुल सही है। त्राटक बिना पलक झपकाए देखना, ये भी सही है। धोती पाचन तंत्र पेट की सफाई, सही है। नोली बृधन मतलब कोलन की के लिए अपनी बस्ती होती है, ये नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत हो जाएगा। उसके बाद में 2025 में मनाए गए 5वां खाली दिवस यानी वर्ल्ड लीजर डे का जो विषय क्या था, थीम क्या थी, तो हो जाएगा बेहतर समाज के लिए खाली, और ये 16 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद में क्या है भाई, शारीरिक शिक्षा को एक अनुशासन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि इसे औपचारिक रूप से सेक्शन में पढ़ाया जाता है, शोध किया जाता है, बात सही है। केवल शारीरिक शिक्षा प्रश्न गलत है, इसमें अलग अलग उपक्षेत्र ठीक है, ये वैज्ञानिक जांच और सिद्धांत से बचता है नहीं, तो 1 और 3 इसमें सही है, और 1 और 3 मतलब 3 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पितामह किसको माना जाता है, तो इसमें से जो नाम है वो एक गट्समट्स का ही बचता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। कौन सा मादक जो दर्दनाशक जिसको आप एनाल्जेसिक्स भी कहते हो उदाहरण नहीं है, तो आपका फ्यूरोसेमाइड इसका उदाहरण नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अपन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आप सबको पता है कि अतिरिक्त ऊर्जा संचार जो सिद्धांत है वो युवा शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा के बराबर, तो ये 1 में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 1 में 4, 1 और 2 में। उसके बाद में मनोरंजन और प्रयास, उसके बाद में खेल मानसिक विश्राम के लिए उपयोगी है, ये इसमें बच्चे खेल के माध्यम से बढ़ोगी भूमिका, तो ये क्या हो जाता है इसमें 1 के बाद में 2 इसमें भी है, ओके। फिर 3 में 3 और 1 में 4, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, शारीरिक शिक्षा में नैतिक मूल्यों को दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा है, तो वो क्या है भाई एक्जियोलॉजी या मूल्य मीमांसा। उसके बाद में कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, तो पुरुषों के लिए औसत जो एक के रहता है वो क्या रहेगा भाई, औसत पुरुषों के लिए अगर 18 है तो महिलाओं के लिए 23 है, पुरुषों के लिए न्यूनतम 3 है तो महिलाओं के लिए न्यूनतम 12 है, तो 1 में 2, 2 में 1, 3 में 4, तो ये 4 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं अपन 18वीं शताब्दी के मध्य में शारीरिक शिक्षा के मस्कुलर जो क्रिश्चियनिटी है उसको दर्शन शास्त्र में क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे शारीरिक शिक्षा, हाँ ये तो मतलब बढ़ावा दिया जाता है कि शारीरिक और बौद्धिक विकास आपस में जुड़े हुए, तो इसका तो आंसर सेकंड हो जाएगा। पहले भी एक एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत नई समझ बनाने सीधे तौर पर शिक्षार्थियों को सबसे अधिक सहायता करता है, तो सैद्धांतिक विचार गैर परिवर्तन है वो, तो इसका 3 और 4 इसका हो जाएगा, तो 3 और 4 किसमें भाई 1, तो एक आंसर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक कार्य क्या है, तो शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक क्या है, केवल शैक्षिक ज्ञान को विकसित करना,
केवल एथलीट प्रदर्शन को बढ़ाना शारीरिक, तो इसका आंसर नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ग्रीक खेल संस्कृति में किन दो तत्वों को मतलब आधुनिक खेल परंपरा को नींव रखने के लिए मदद की है? तो वो है प्रतियोगिताओं को केवल कुलीन और गलत हो जाएगा ये तो। एथलेटिक और कलात्मक प्रदर्शन को चक्र, ये भी सही बात है। वाणिज्यिक लाभ और दर्शकों को मनोरंजन पर ध्यान केंद्रित करना गलत है। मानव जाति को एकजुट करने के लिए ओलंपिक खेलों को, तो भाई 2 और 4 इसमें सही हो जाएंगे। तो 2 और 4 किसमें है भाई? 4 नंबर ऑप्शन में ये सही हो जाएगा। आगे है एरोबिक व्यायाम में कौन सी प्राथमिक ऊर्जा प्रणाली उपयोग आती है? तो एरोबिक यानी जिसमें एयर है यानी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीडेटिव प्रणाली इसमें आ जाएगी। उसके बाद में 117वां क्वेश्चन है, आदर्शवाद के अनुसार कौन सी जो ज्ञान प्राप्त करने के वैध तरीके हैं? तो तर्क है, इंट्यूशन भी है, संवेदन, त्रुटि और ये नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? आपके 1, 2 और 3 इसमें सही है। तो 1, 2 और 3 किसमें है भाई? 1, 2 और 3 इसमें, 4 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रदर्शन वर्धक दवा के रूप में सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है? तो वो क्या है भाई? इरिथ्रोपोइटिन सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यवहारिकतावाद के दर्शन से मेल खाता है? तो व्यवहारिकतावाद क्या होता है? जिसमें अपन अनुभव की को एक पूंजी के रूप में मानते हैं। सत्य का निर्धारण इस बात से होता है कि वह किस परिस्थिति में क्या काम करती है। ओके। ये व्यक्तिगत आवश्यकताओं और सामाजिक सहयोग को महत्व देता है। ओके। आदर्श व्यक्तित्व अनुभव से अधिक महत्वपूर्ण होता है। गलत है। सत्य निश्चित और सार्वभौमिक है, ये भी गलत है। तो 2 बात सही है। तो 1 और 2 इसमें बात सही है। ये 2 सत्य इस बात का ठीक है। तो इसका 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सा सिद्धांत शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण और तनाव के अनुपूरण की क्षमता को समझता है? तो इसमें हो जाएगा 1 नंबर आपका प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, इसका आंसर मानना चाहिए। उसके बाद में निम्न में से कौन सा कथन सही है? शरीर संरचना एवं समन्वय योग्यता स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक दक्षता का वो है। शरीर संरचना, बॉडी कंपोजिशन एंड कोऑर्डिनेशन स्वास्थ्य संबंधित अवयव है। गलत हो जाएगा। लचीलापन कौशल संबंधित है, कौशल संबंधित नहीं है, स्वास्थ्य संबंधित है। शक्ति कौशल संबंधित शारीरिक दक्षता का अव्यय है। शक्ति और कौशल, ठीक है, ये तो सही है। मांसपेशी ताकत स्वास्थ्य, ये भी सही है। तो सी और डी इसमें सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एथलीट द्वारा उपयोग किया जाने वाला सामान्य एर्गोजेनिक एड नहीं है? तो विटामिन सी तो एर्गोजेनिक एड नहीं है। बाकी कैफीन, इरिथ्रोपोइटिन और एनाबॉलिक स्टेरॉइड वगैरह ये सारी चीजें इसमें आती है। उसके बाद में लक्ष्य हृदय रेट का गणना करने का जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। किस मेटाबॉलिज्म या चयापचय पथ में फैटी एसिड का अणु को, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? बीटा ऑक्सीकरण सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये मतलब वे बिना किसी अन्य संस्कृति के महत्व की केवल एथलेटिक प्रतियोगिताएं थी। मुझे तो ये बात गलत लगती है। वे जितनी एथलेटिक प्रतियोगिताएं थी वो सब धार्मिक समारोह के समान थी और इसमें दार्शनिक कवि का बात सही है। महिलाओं को प्रतियोगिताओं में प्रतियोगी बनने पूरी तरह भाग लेने की अनुमति थी, बात गलत है। खेल मुख्य रूप से रोमन एथलीट के लिए प्रदर्शन में थे, नहीं, ये ग्रीक के प्रदर्शन के रूप में थे। तो ये क्या कह रहा है? कौन सा कथन सही है? तो एक ही तो सही है, इसमें 2 नंबर सही है। उसके बाद में कथन ए और कथन बी का अपने को देखना है। आकार सिद्धांत के अनुसार व्यायाम मांसपेशी तंतुओं की गतिक इकाइयों को लघु से वर्त है। सर्वदा प्रारंभिक अवस्था व्यायाम में फास्ट ट्विच को किया जाता है। इसको इंग्लिश में देखना पड़ेगा कि इंग्लिश में ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आप लोगों के कितने कितने आंसर सही हुए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा
ये वाली चीज सत्य है, लेकिन ये अपने हिसाब से ये सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये 3 सही हो जाएगा। उसके बाद में निम्न कौन सा अभिप्रेरक सिद्धांत होम्योस्टेसिस, होम्यो जो स्थिति है उसको बनाए रखने के लिए सबसे अत्यधिक कार्य रहता है? तो ये हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4 ड्राइव डिडक्शन थ्योरी। उसके बाद में आगे चलते हैं, कौन सा प्रकार के फ्रैक्चर उस कोण या दिशा को प्रभावित करते हैं? तो तिरछा यानी ऑब्लिक और आपके अनुप्रस्थ। अच्छा, इन्होंने ऑप्शन को ऊपर नीचे कर दिया एक बार। तो इसके लिए ऑप्शन 1 तिरछा और अनुप्रस्थ यानी 1 और 3, 1 और 3 मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रो थेरेप्यूटिक पद्धति का उदाहरण है? तो वो क्या है भाई? विद्युत उत्तेजना या इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन इसका आंसर हो जाएगा। ओलंपिक में ड्रग विनियम के लिए मतलब किस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनमें किनका ज्यादा योगदान है? तो एक तो है भाई 1996 का आपका ब्रोमेटन एक नाम की दवाई होती है जो 1980 के आसपास रूस में विकसित होती है, तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। और तीसरा ऑप्शन है जो 1960 में ओलंपिक में डेनिस साइकिलिस्ट है, उसकी मृत्यु के बाद में भी ये चीजें ज्यादा हो गई। तो 1 और 3 किसमें है भाई? 1 और 3 में 2। पेपर का लेवल बहुत ही बढ़िया है, हालांकि मैंने 2 दिन बाद में इसके आंसर की देखी है, पेपर को ज्यादा देखने का समय भी नहीं मिला 2 दिन से बाहर होने के कारण, लेकिन जितना मैंने पेपर को देखा है पेपर बहुत ही अच्छा है। नेट के लेवल से मैं इसको कभी भी कम नहीं आंकूंगा इस पेपर को, क्योंकि सारे क्वेश्चन अप्लाइड थे। मुश्किल से 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो सीधे सीधे आंसर थे जिनको आप अप्लाइड कर सकते हो। अगर किसी भी मेरे साथी के अगर इस पेपर में 70 क्वेश्चन सही है तो बहुत अच्छी स्थिति में, 70 के ऊपर वाले जितने भी है वो सारे अच्छी कंडीशन में है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, मैंने जितना सुना है, मैंने ये पेपर दिया नहीं है, दूसरा जो इनमें फर्स्ट पेपर था वो भी बहुत अच्छे लेवल का आया है। तो जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया जो लोग कवर कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जरूर पहुंचेंगे। बस आपका 40% का जो 35% का जो भी क्राइटेरिया वो पूरा हो रहा हो। जो भी आपके सुझाव हो या कुछ भी हो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।